1986 चल रहा था और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम लोग सरगोदा से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर एक गांव के अंदर रहा करते थे। ऑल्दो जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो मेरे फादर थे उन्होंने 1974 का जो करोला का मॉडल था, जो कि सिल्वर या ग्रे कलर में हुआ करता था, वो रखा हुआ था। तो अक्सर जब दूसरे गांव जाना होता, कोई सामान खरीदना होता या फिर घर के लिए कोई माल वगैरह लाना होता, तो हम लोग उस गाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे। हमारे जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी थे, और वैसे भी हमारी जो पैदाइश थी या जो भी हमारी परवरिश थी वो सारी की सारी गांव के अंदर हुई थी। तो हम लोगों के अंदर ना चालाकी मौजूद थी, ना ही हम लोग बेईमान हुआ करते थे, और ना ही किसी की परेशानी में कभी पीछे हटा करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, सर्दियां चल रही थी और शायद 3 जनवरी थी। रात के तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम था। हमारे गांव के अंदर एक आबिद साहब रहा करते थे। तो इत्तफाक से उनकी जो वाइफ थी, उनकी एकदम से तबीयत खराब हो गई। अब तकरीबन जो गांव था, ये जितने भी लोग थे वो सारे के सारे सो चुके थे। खैर, जैसे ही आबिद साहब जब मेरे वालिद साहब के पास आए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब हो चुकी है और मैं अपनी वाइफ को दूसरे गांव या किसी शहर में अस्पताल ले जाना चाहता हूँ, तो मेरे फादर ने फौरन से हामी भर ली। और ये पहली दफ़ा नहीं था कि मेरे फादर किसी के काम आ रहे थे। वो हमेशा से कोशिश किया करते थे कि अगर उनकी ज़ात से किसी का भला हो सके। मेरी जो उम्र थी उस वक्त तकरीबन 14 या 15 साल की उम्र थी, लेकिन क्योंकि घर में गाड़ी मौजूद थी तो मुझे भी गाड़ी चलाना आया करती थी। खैर, जैसे ही आबिद साहब हमारे घर में आए तो मेरे फादर ने मुझे सोते से उठाया और कहने लगे कि जो हमारी करोला सैलोन है उसको बाहर निकालो, एक इमरजेंसी है और हमें आबिद साहब की वाइफ को लेके फौरन ही अस्पताल के लिए रवाना होना है। फौरन से मैंने गाड़ी निकाली और हम लोग अस्पताल की तरफ या शहर की तरफ रवाना हुए। अब हमारे गांव से या इस एरिया से जो अस्पताल का रास्ता था वो तकरीबन 110 से 115 किलोमीटर के दरमियान था। मैं अपने तौर पे जितना तेज हो सकता था गाड़ी को भगा रहा था, और मेरी पूरी कोशिश थी कि जितना जल्दी हम लोग हो सकता है अस्पताल पहुंच जाएं। खैर, जब हम लोग अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल पहुंचने के बाद जो भी फर्स्ट एड थी वो उनको फराहम की गई, और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मैं और मेरे वालिद वहां पे रुके रहे। जब हम लोग वापसी के लिए रवाना हुए तो रात के तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे का टाइम था। अब वापसी में मैं और मेरे फादर मौजूद थे, जबकि जो आबिद साहब थे और उनकी वाइफ थी वो 1-2 दिन के लिए अस्पताल में रुके हुए थे। जब हम लोग वापस आ रहे थे तो मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसे ही हम लोग उस शहर से या उस अस्पताल से बाहर निकले तो हमारे सामने एक वीरान रास्ता मौजूद था। ये जो रास्ता था इसके दोनों अतराफ में खेत ही खेत मौजूद थे, और इन खेतों के दरमियान से होता हुआ ये जो रास्ता था वो सीधा हमारी मंजिल की तरफ जाया करता था। जैसे ही मैंने उस रोड के ऊपर गाड़ी को चलाना शुरू किया तो मेरे फादर ने फौरन से आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। अब उन्होंने जब आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो मैं समझा कि शायद नॉर्मली जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है और दुआ पढ़ के सफ़र का आगाज़ किया जाता है, तो शायद इसी वजह से इन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की है। बहरहाल, मैंने भी इतना ज़्यादा गौर नहीं किया और मैं मुसलसल गाड़ी को भगा रहा था, और मेरी कोशिश थी जितना जल्दी हो सकता है हम अपने घर या अपने गांव पहुंच सकें। अभी हमें उस रोड पे चलते हुए 15 या 20 मिनट गुजरे होंगे कि एकदम से ऐसा लगने लगा कि जो रोड है उसके लेफ्ट साइड पे कोई चल रहा है। अब क्योंकि गाड़ी की जो लाइट थी वो उस दौर के हिसाब से बहुत ज़्यादा आगे तक नहीं जाया करती थी, तो जहाँ तक गाड़ी की लाइट पड़ रही थी उसके मुताबिक कोई ना कोई था जो लेफ्ट साइड पे ना सिर्फ मौजूद था
बल्कि बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से वो भी आगे बढ़ता चला जा रहा था। अब जैसे नॉर्मली आप रोड पे गाड़ी चला रहे होते हैं और आपके लेफ्ट और राइट पे अगर कोई वॉक कर रहा होता है तो कुछ सेकंड तक आपका उसके साथ इंटरेक्शन होता है और फिर आप उसको अल्टीमेटली क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अजीब बात ये थी, मेरी जो गाड़ी की स्पीड थी वो तकरीबन 60 या 70 के दरमियान थी और जिस स्पीड से मैं गाड़ी भगा रहा था उसी स्पीड से वो जो भी ऑब्जेक्ट था या जो भी वजूद था वो मुसलसल आगे बढ़ रहा था। लेकिन इतना तो कंफर्म था कि वो कोई गाड़ी नहीं है। मुझे लगा कि शायद मैंने ये सब महसूस किया है, लेकिन मेरे साथ जो मेरे फादर बैठे हुए थे उनको भी अंदाजा हो चुका था कि हमारी गाड़ी की स्पीड से कोई है जो लेफ्ट साइड पे मौजूद है, और ना सिर्फ मौजूद है, मुसलसल ऐसा लग रहा है जैसे हवा में फ्लोट कर रहा है या फिर बहुत तेज रफ्तारी के साथ भागता चला जा रहा है। मेरे जो फादर थे उनको थोड़ा सा अंदाजा हो चुका था, तो उन्होंने अपने तौर पे दोबारा से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी थी। अब जैसे जैसे हम लोग मजीद आगे बढ़ रहे थे या मुसलसल तिलावत कर रहे थे तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो भी वजूद था वो पीछे होता चला गया और बिला आखिर एक वक्त ऐसा आया कि हमारी जो गाड़ी थी वो उसके तकरीबन बराबर में आ गई। और जैसे ही हमारी गाड़ी उसके बिल्कुल बराबर में आई तो मैंने अपनी गाड़ी से बाहर की तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पे झांक के देखा। अब जैसे ही मैंने चलती हुई गाड़ी में उस वजूद की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक औरत है जिसकी तकरीबन 7 या 7.5 फीट के दरमियान हाइट है। उसने सफ़ेद कलर का अबाया नुमा कोई चीज़ पहन रखी है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे वो ज़मीन से तकरीबन 1 फीट ऊपर है, और ना सिर्फ ऊपर है बल्कि वो हवा में फ्लोट कर रही है। अब मैंने जब उस औरत को उड़ते हुए देखा और उसके ऊपर मज़ीद गौर किया तो उसके जो बाल थे वो इस कदर लंबे बाल थे कि वो बाकायदा हवा में लहरा रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पे ना ही आंखें मौजूद हैं और ना ही कोई नाक मौजूद है। आप कह सकते हैं कि उसका चेहरा तो मौजूद था लेकिन उसके कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं थे। अब जैसे ही मैंने उसके ऊपर नज़र डाली तो मेरे फादर को अंदाज़ा हो चुका था और वो भी उस तरफ ही देख रहे थे, तो कहने लगे इसको नहीं देखो, आगे देखो और गाड़ी को भगाते चले जाओ। अब जैसे ही उन्होंने इस तरह से कहा तो मैंने भी वैसे ही किया कि बजाय इसके कि मैं उस औरत को मजीद देखता या उसको देखते देखते अपनी गाड़ी को किसी दरख्त में या किसी कच्चे रास्ते में जाके मार देता, मैंने आगे की तरफ ना सिर्फ देखना शुरू किया बल्कि मैंने भी मुसलसल आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। ये जो सफ़र था ये हमारी ज़िंदगी का यादगार और खौफनाक तरीन सफ़र था और ऐसा लग रहा था कि एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर हो चुका है। काफ़ी देर तक खेतों के दरमियान हम दोनों को महसूस होता रहा कि जैसे कि वो जो औरत है मुसलसल हमारे साथ हवा में उड़ती हुई हमारी गाड़ी के बिल्कुल बराबर में चल रही है। खैर जैसे तैसे जब हम लोग अपने गांव पहुंचे तो फजर की अजान हो चुकी थी और मुझे और मेरे फादर को 102-103 बुखार हो चुका था। घर पहुंचते ही हम लोगों ने नमाज अदा की और जो मेरी मदर थी उन्होंने हम दोनों पे मुसलसल दम दुरूद शुरू कर दिया। तकरीबन 8 से 10 दिन तक मैं और मेरे फादर न सिर्फ बीमार रहे बल्कि हमें उस औरत की मौजूदगी का एहसास हुआ करता था। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि 2008 में जब मैं नारोवाल में रहा करता था तो मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश आया था जिस वाकये ने मेरी ज़िंदगी को हिला के रख दिया था। मेरा जो काम था बेसिकली मार्केटिंग का काम था और अक्सर ऐसा होता था कि मुझे प्रोजेक्ट्स मिला करते थे और जैसे जैसे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी वैसे वैसे मुझे मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पे ट्रैवल करना होता था। वैसे ही मुझे एकदम से एक प्रोजेक्ट मिला और ये जो प्रोजेक्ट था इसके बारे में मुझे दोपहर के 3 या 4 बजे इन्फॉर्म किया गया और मुझे बताया गया
कि अगर आप इसके लिए राज़ी हैं तो आप अगले दिन यानी कि अगली सुबह रावलपिंडी पहुंच सकते हैं। अब मेरे पास गाड़ी मौजूद थी और मुझे पता था कि अगर मुझे रात में भी निकलना पड़ा तो रात को तकरीबन 12-1 बजे निकल जाऊंगा और तकरीबन 280 या 85 किलोमीटर का जो भी डिस्टेंस है इसको 6 से 8 घंटे में कवर कर लूंगा। तो उसी इरादे से जब मैं नारोवाल से पिंडी के लिए रवाना हुआ तो मेरा यही ख्याल था कि रास्ते में रुकता रुकाता खाना खाता हुआ खैरियत से सफ़र तय करूंगा और जो भी मुझे प्रोजेक्ट मिला है उसको कंप्लीट करने के बाद 2 या 4 दिन में वापस आ जाऊंगा। खैर मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था और मैं एक ऐसे रोड पे मौजूद था जहां पे मुकम्मल तौर पे न सिर्फ वीराना था बल्कि इत्तफाक से दोनों तरफ न कोई शॉप्स मौजूद थी ना ही कोई आबादी के आसार नजर आ रहे थे, बल्कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी सुनसान जगह पे या खेतों में या किसी पुराने गांव में मैं एंटर हो चुका हूं। हालांकि आमतौर पे रास्तों से मैं फेमिलियर हुआ करता था, लेकिन आज जिस रास्ते पे मैं गलती से शामिल हो चुका था ये रास्ता मेरी अब तक समझ नहीं आ रहा था। खैर मैंने सोचा कि अल्लाह का नाम लेके सीधे चलते रहते हैं, जैसे ही कोई आबादी के आसार नजर आएंगे या कोई हेल्प नजर आएगी तो वहां पे रुक के लोगों से मशवरा करूंगा और वो यकीनन मुझे सही रास्ते के बारे में गाइड कर देंगे। लेकिन किस्मत कि तकरीबन 5 किलोमीटर तक मैं उसी रूट पे चलता रहा, ना ही वहां पे आबादी नजर आई और ना ही इत्तफाक से कोई पुलिस चौकी या कोई हेल्प नजर आई। इसी दौरानिए में जबकि मैं किसी जगह की तलाश में था, इत्तफाक से जो मेरी गाड़ी थी उसने एकदम से झटके लेना शुरू किए। हालांकि मेरी जो गाड़ी थी मैं पूरी कोशिश किया करता था कि इसको मुकम्मल तौर पे मेंटेन रखूं, खास तौर पे जब मुझे लॉन्ग ट्रैवल करना हो तो वो मुझे परेशान ना करे। अब जैसे ही गाड़ी ने झटके लेना शुरू किए तो सबसे पहला जहन में यही इंप्रेशन आया कि हो सकता है कि गाड़ी के अंदर फ्यूल जो मौजूद है वो ख़त्म होने वाला हो, लेकिन बहरहाल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब मैं अपने घर से निकला था तो मैंने जो फ्यूल टैंक था उसको ना सिर्फ फुल करवाया था बल्कि ऑयल वगैरह भी चेक कर लिया था। जैसे ही गाड़ी ने झटके लेना शुरू किए तो मुझे अंदाजा हो चुका था कि कोई ना कोई गड़बड़ हो चुकी है और ऐसा ही हुआ कि 5 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी एक ऐसे मकाम पे जाके रुक चुकी थी जहां पे ना करीबो जवार में कोई रोशनी मौजूद थी, बस बहुत ही घने घने लंबे लंबे खेत मौजूद थे और दूर दूर तक दरख्त ही दरख्त थे। खैर जैसे ही गाड़ी वहां जाके रुकी तो मैं फौरन से गाड़ी से बाहर निकला और टॉर्च लेके सीधा बोनट की तरफ बढ़ने लगा। बोनट खोलने के बाद जब मैंने गाड़ी के ऊपर लाइट मारना शुरू की तो मुझे अंदाजा हुआ कि शायद ये गाड़ी हीट अप हो चुकी है। अब मैंने सोचा कि थोड़ी देर यहीं पे रुकता हूँ, जब गाड़ी का जो टेम्परेचर है ज़रा नॉर्मल हो जाएगा तो उसको पानी डाल के दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। अभी मुझे वहाँ पे खड़े हुए मुश्किल से 5 या 6 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे करीब जवार में कोई मौजूद है और जो भी मौजूद है वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप ऐसी जगह पे मौजूद हो जो कि मुकम्मल तौर पे वीरान सड़क हो, आप खेतों के दरमियान खड़े हुए हों और रात के 2 या 3 बजे का टाइम हो और आपको एकदम से किसी के सांसें लेने की आवाज़ें आना शुरू हो तो यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मुझे अजीब लगने लगा और मुझे एकदम से खौफ का एहसास होने लगा। खैर मैं अपने आप को संभालने के लिए इधर उधर देखने लगा और ऐसे बिहेव करने लगा जैसे मुझे डर नहीं लग रहा है। अब मैं कुछ देर तक वहां पे खड़ा रहा, मुसलसल मुझे सांसें लेने की आवाज आती रही, लेकिन कुछ देर के बाद ये जो सांसें लेने की आवाज थी ये एकदम से खुद ब खुद रुक गई। अब जैसे ही ये जो आवाज थी ये आना बंद हुई तो मेरी जान में जान आई और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया।
अब मैंने सोचा कि मैं पानी वगैरह जो भी कम है उसको डालता हूँ और दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे ही मैं पीछे की तरफ आने लगा तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बाकायदा मेरा नाम पुकारा है। अब जैसे ही मैंने अपना नाम सुना तो पहले तो मुझे यही लगा कि शायद मेरा वहम है। मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर आके बैठा, पानी की बोतल निकालने लगा कि अब मुझे ऐसा लगा कि जो मेरी गाड़ी का बोनट है उस बोनट के ऊपर किसी ने या तो कोई पत्थर मारा है या फिर जैसे आप अपनी उंगली मारते हैं तो एक आवाज़ क्रिएट होती है, उस तरह की आवाज़ आई है। अब जैसे ही मुझे गाड़ी के बोनट के पास से इस तरह की आवाज़ आई तो मैं फौरन से जो ड्राइविंग सीट थी वहाँ से बाहर निकला और मैंने बोनट की तरफ या उसके आगे की तरफ देखना शुरू किया। अभी जबकि मैं आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहा था और मैं ये देखने की या उस बंदे को तलाश करने की कोशिश कर रहा था जो मुझे इस वीराने में, इस अंधेरे में न सिर्फ परेशान कर रहा था बल्कि मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहा था। खैर इसी दौरानिए में एकदम से जबकि मैं बोनट के करीब पहुंचा तो मुझे बाकायदा मेरा नाम लेके किसी ने पीछे की तरफ से दोबारा आवाज़ दी। अब जब मैंने पीछे की तरफ पलट के देखा तो मैंने देखा कि सामने जहाँ पे एक पीपल का दरख्त मौजूद है उस दरख्त के तने के बिल्कुल साथ एक लड़की खड़ी हुई है जिसकी बज़ाहिर 19 या 20 साल के दरमियान उम्र है और बज़ाहिर देखने से ऐसा लग रहा है जैसे वो बहुत ज़्यादा तैयार हुई थी है, लेकिन जिस तरीके से वो सजी हुई थी या संवरी हुई थी उसके कपड़ों से या उसकी तैयारी से ये लग रहा था जैसे वो करीबी गांव की कोई लड़की है। अब जब मैंने इस लड़की को उस दरख्त के तने के बराबर में या तने के सामने देखा तो मैंने एकदम से उससे पूछा कि तुम कौन हो और इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रही हो। तो बजाय इसके कि वो मेरी बात का जवाब देती वो एकदम से हंसने लगी और जैसे ही वो हंसने लगी तो उसका जो चेहरा था जो कि बहुत मासूम, बहुत ही प्यारा चेहरा लग रहा था, वो एकदम से एक खौफनाक चेहरे में तब्दील हो चुका था। अब ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसके चेहरे पे हजारों लाखों झुर्रियां मौजूद हैं और उसकी जो आंखें हैं वो लाल अंगारों की तरह चमक रही हैं। अब मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आगे बढ़ूं या पलट जाऊं, और अगर मैं पलटता हूं तो हो सकता है जो भी औरत है या जो भी मखलूक है ये मेरा पीछा करे। खैर मैं उसको देखते देखते एकदम से पीछे हटने लगा। अब जैसे जैसे मैं पीछे हट रहा था और मेरे जो कदम थे वो पीछे हो रहे थे, मुसलसल वो जो लड़की थी वो ना सिर्फ हंस रही थी बल्कि बार बार बल्कि मेरे फादर का नाम ले रही थी और कह रही थी कि तुम उन्हीं के बेटे हो ना। मेरी समझ से बाहर था कि आखिर ये कौन लड़की थी जिसको ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरे बाप का भी नाम पता था। अब जैसे जैसे मैं पीछे हट रहा था मुझे लग रहा था मैं कामयाब हो चुका हूँ और मैं इसके चुंगल से निकल के यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मुश्किल से मैं 10 या 12 कदम पीछे हटा तो एकदम से किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, और जैसे ही मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा तो मुझे एकदम से शदीद ठंडक का एहसास हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बर्फ के टुकड़े को या बर्फ को मेरे कंधे पे ना सिर्फ रख दिया है बल्कि मेरे कंधे आहिस्ता आहिस्ता करके जमते चले जा रहे हैं। अब जैसे ही मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा तो मैंने एकदम से पलट के देखा, और जैसे ही पलट के मैंने पीछे की तरफ देखा तो मेरे पीछे भी वही लड़की खड़ी हुई थी जो कि बिल्कुल मेरे सामने मौजूद थी, और जिससे डरता हुआ मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे होता चला जा रहा था। बस इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि मैंने जोर से चीख मारी है, और जब मेरी आंख खुली तो सुबह के तकरीबन 7:30-8 बजे का टाइम था और मैं उसी जगह, उसी गाड़ी के पास, उसी दरख्त के करीब गिरा हुआ बेहोश पड़ा हुआ था। मेरे करीबो जवार में 2-3 बच्चे खड़े हुए थे जो कि शायद करीबी गांव से या किसी जगह से यहाँ पे पहुंचे हुए थे। खैर जब उन लोगों ने मुझे होश में आते हुए देखा
تو بچے مجھ سے پوچھنے لگے کہ انکل آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ خیر میں جلدی سے اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں نے گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور اللہ کا شکر ہے کہ میری جو گاڑی تھی وہ نہ صرف اسٹارٹ ہو گئی بلکہ میں خیریت سے راول پنڈی یا پنڈی پہنچ گیا۔ مجھے وہاں پہنچنے کے بعد تقریباً 1 سے 1.5 ہفتے تک شدید بخار رہا اور جس کام سے یا جس وجہ سے میں یہاں پہ پہنچا تھا اس کو انجام دینے میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔